हिंदी की दशाएं और दिशा पर एक लेख लिखिए। हिंदी की क्या क्या दशाएं हैं और क्या क्या दिशा है, इसमें एक संक्षिप्त में लेख लिखिए। या बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स क्वार्ट 14 का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। तो इसका आंसर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के गठन मनुष्य के पारंपरिक सहयोग से हुआ है। समाज में रहकर मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। भाषा का भी या सांकेतिक भी, लेकिन ज़्यादातर भाषा का ही। इसमें हम भाषा का पढ़ रहे हैं तो भाषा का कहेंगे। जब भाषा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ तो मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण ध्वनि संकेतों और सार्थक ध्वनियों के माध्यम से ही करता है था। मनुष्य बोलते समय अपने चेहरे की आकृति, हाथ और अंगुलियों की हरकत आदि के द्वारा अपने अभिव्यक्त प्रस्तुत करता था, जिसे आजकल के गूंगा व्यक्ति किया करते हैं। पेड़ की डालियां पर धागे बांधकर कपड़े टांगना, गांठ लगाना और पताकाओं का प्रयोग अभिव्यक्त का ही परिचायक थी। भाव भंगिमाओं मुद्राओं से अंतमन से कोई रहस्य समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की बात करते समय चेहरे की किसी ओर झुकना, गाल पर हाथ रखना, नाक के नीचे से छूना, सिर पर हाथ मारना आदि भाव भंगिमाएं भाषाएं दृष्टि से सार्थक होती है। भारत में राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कोई भी राष्ट्र बिना एक भाषा के सशक्त और सुमत नहीं हो सकता। अतः राष्ट्रीय भाषा उस से ही बनाया जाता है जो संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक रूप में फैली हुई हो, जो समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में कारगर सिद्ध हो सके। राष्ट्रीय भाषा संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की प्रमुखता से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसे बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या है। यह बोलने, लिखने और पढ़ने में सरल है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ हिंदी का है। यह हिंदी से संबंधित है, जिस शब्द में निष्पत्ति सिंधु से हुई है। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह से किया जाता है, अतः हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। वस्तुतः हिंदी आर्य भाषाओं में प्रमुख है। आर्य भाषाओं की प्राचीनतम स्वरूप वैदिक संस्कृति है और इस वैदिक संस्कृति से ही वेद, उपनिषदों और संहिता आदि की सृजन हुआ है। उस समय बोलचाल की भाषा को लौकिक संस्कृति के नाम दिया गया है। संस्कृत का विशेष प्रचयन होने से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। वाल्मीकि, कालिदास, अश्वमेध, भाभूति, विशाख, मम्मट, दंडी, हर्ष आदि संस्कृत भाषा को उबट विद्वान रहे और उनका साहित्य तत्कालीन समाज में पूजनीय रहा। संस्कृत तत्कालीन बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हुआ। बुद्ध के समय लोक भाषा के रूप में पाली प्रचलित हुई। बाद में भाषा प्राकृतिक भाषा के रूप में परिवर्तन हो गया। इसका प्रचलन 1ली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक रहा। कालांतर में प्राकृतिक भाषा के क्षेत्रीय रूप बदलते और अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हो गई, जिसका प्रचलन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा में साहित्य रचना का समय 13वीं शताब्दी से माना जाता है। देश की अनेक भाषाओं में उद्गम संस्कृत भाषा ही है। हिंदी को संस्कृत की बेटी
कहा जाता है। जैसे संस्कृत से ही हिंदी पैदा हुई है, जैसे कि हम लोग भाषा में पढ़ते हैं देशत विदेशत तत्सम तद्भव, तो तत्सम तद्भव ये संस्कृत से आते हैं। तत्कालीन प्राचीन काल में आम जन की भाषा रही है, जिसे आज हिंदी है। हमारे गुरु, धर्म गुरुओं, साधु संतों और साहित्यकारों के प्रयास से ही संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषा को भी यथोचित सम्मान मिला और आमजन की भाषा में इसका विकास हुआ गया। दिनांक 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास हुआ। स्पष्ट उल्लेख है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहर हिंदी भाषा का प्रयोग, प्रसार, बढ़ावा, उसकी विकास करे। उसमें वह भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके और उसका प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी की 8वीं अनुसूची में वितरित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहां शब्द भंडार के लिए प्रयुक्त संस्कृत और गौणितीय अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी। अनुच्छेद 343 2 में संविधान के क्रियाशील होने से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग को अधिकृत किया गया था। अनुच्छेद 343(3) में संसद की उत्तर अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग को अधिकतरकृत करते हेतु विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था। राजभाषा अधिनियम 1964 द्वारा यह उपलब्ध किया गया था कि सभी राजकीय कार्यों को अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1971 तक होता रहेगा। पुण्य राजभाषा अधिनियम 1967 द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित समय तक जारी रखने का उपबंध किया गया। संविधान में यह जोर दिया गया कि जब तक भी एक भी राज्य चाहेगा तब तक अंग्रेजी केंद्रीय सरकार के संपर्क भाषा बनी रहेगी। वस्तुतः 26 जनवरी 1965 में हिंदी राजभाषा बन गई थी, लेकिन 14 जनवरी 1949 में ही यह घोषणा किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1965 में हिंदी राजभाषा पूरी तरह बन गई थी। वस्तुतः हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में संवैधानिक रूप देने में विलंब का कारण इच्छा शक्ति का अभाव रहा। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जिसका तमिलनाडु में विरोध हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि जब तक किसी राज्य न चाहे तब तक शासकीय कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। यही निर्णय राजभाषा हिंदी के लिए अभिशाप बन गया। हिंदी को सही अर्थों में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ी अड़चन सरकार के स्तंभ पर उसका प्रयोग को बढ़ावा देने में अभी भी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। यदि विदेशी राजनेताओं के साथ हिंदी में बातचीत का सिलसिला बनाए रखते तो इसका तमाम सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा मिलता। प्रशंसा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दशा में पहल की है। सार्क देशों के नेताओं से और विदेशी प्रतिनिधियों से अब वे हिंदी भाषा में ही बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यह भावना राष्ट्रीय भाषा के प्रति सम्मान और समर्पण की है। यदि देश के प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय भाषा के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना रखते हुए बातचीत और सिखाने में हिंदी भाषा का प्रयोग की बलवती इच्छा शक्ति के साथ करे तो वह दिन
दूर नहीं जब समूचे देश में हिंदी भाषा ही आम भाषा बनकर राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप निश्चित कर पाएगा। राष्ट्रीय भाषा सभी माननीय न्याय द्वारा संयोजित समारोह में न्यास का अध्यक्ष श्री उमा शंकर मिश्र ने कहा था, देश की पराधीनता से मुक्त हुए 67 वर्ष प्रतीत होने के बाद भी भाषाई गुलामी से हमारा देश आज भी परतंत्र है। हिंदी भाषा सदैव से उत्तर दक्षिण के भेद से परे चहुदेशी व्यवहारिक होता चली आई। यथा दक्षिण के प्रमुख संतों वल्लभाचार्य, विठल, रामानुज, रामानंद आदि महाराष्ट्र के नामदेव तथा ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में दद्दू मीरा, पंजाब में नानक, असम में शंकर देव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु तथा सूफी संतों ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिंदी में ही किया। उन्होंने एकमात्र सशक्त साधन हिंदी को ही माना था। राजभाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी भारतीय संघ की भाषा घोषित करने के संबंध में हमारे जन प्रतिनिधि और नेताओं ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्रीय गूंगा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और अखंडता तथा उन्नति के लिए आवश्यक है। यह महात्मा गांधी का कथन है। राष्ट्र का एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलवती कोई तत्व नहीं। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। जब तक जिस देश की राजकाज अपनी भाषा हिंदी में नहीं चलेगी तब तक यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज है। यह मोरारजी देसाई की कथन है। प्रदेश भर को बांधने के लिए भारत में भिन्न भिन्न हिस्सा एक दूसरे से संबंधित रहे हैं, जिसके लिए हिंदी की ज़रूरत है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। राजनीतिक, वाणिज्य तथा कला के क्षेत्र में देश की अखंडता के लिए हिंदी की महत्व की ओर सभी भारतीय को ध्यान देना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहने वाला अपना अपना प्रांतीय भाषा बोलने वाले हो। यह चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का कथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें बोलने वाली की संख्या हिंदी से अधिक है। 9 करोड़ फ्रेंच बोलने वाला आबादी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच चुकी है, जबकि 1 अरब से अधिक बोलने वालों की हिंदी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। आज भी अमेरिका में कोई विश्वविद्यालय और मॉरिशस के विश्वविद्यालय में PhD तक का स्रोत कार्य हिंदी में हो रहा है। सऊदी अरब, जापान आदि देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी के बाद हिंदी का स्थान है। इतना व्यापक प्रभाव और प्रसार होता हुए भी हिंदी भाषा को सर्वमान्य नहीं किया गया है। यह एक विडंबना ही है। शासन और प्रशासन को पूरी मन से दृढ़ संकल्प के साथ और इच्छा शक्ति से जिस दशा में सशक्त प्रयास करना होगा। तुर्की की एक घटना है जब कमाल पाशा ने तुर्की को राष्ट्रीय भाषा बनाने का निर्णय लिया। तुर्की की सुल्तान राजा तो उन्होंने आमंत्रित विद्वानों को सभी से पूछा, तुर्की कितने दिनों में चलने लगेगी? विद्वान ने उत्तर था 15 वर्षों में। कमाल पाशा बोले, समझ लो 15 वर्ष पूरे हो गए, कल से तुर्की भाषा में काम होना चाहिए। हमारे इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिकता होगी तभी हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा घोषित हो पाएगी। राजभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति अगाध आस्था और समर्पण भाव होना चाहिए। साहित्यिक भूमिका स्थानों और साहित्यकार राजभाषा को विशेष महत्व देते हुए कारगर प्रयास करते रहें। परीक्षण संस्थाओं में हिंदी भाषा का विशेष सकुलता पूर्वक अध्यापित
करते हुए हिंदी के प्रति प्रेम और लगाव बढ़ने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। पूरे देश में शिक्षण संस्थाओं में हिंदी भाषा अनिवार्य किया जाए। राजकाज की भाषा में पूर्णतः हिंदी को अनिवार्य किया जाए। राजभाषा अपने विदेशी यात्रियों में तथा विदेशी प्रतिनिधियों से हिंदी को ही वार्तालाप का माध्यम बनाएं। कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग तथा प्रचार हेतु हिंदी को विशेष महत्व दें। राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारी तथा उच्च अधिकारी हिंदी भाषा में प्रयोग का प्रसार में भागीदारी बने, जिसमें कि हिंदी का विकास हो सके। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं द्वारा हिंदी को अर्थवान बनाने का विशेष प्रयास होना चाहिए। राजभाषा के लिए बने शब्दकोश में जो शब्द सुझाए गए थे वे सरल तथा आम आदमी की भाषा में होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी हर आदमी प्रयोग कर सके और हिंदी का विकास हो सके, उसकी दशा अच्छी हो सके। हिंदी को ऐसे विकसित स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे तमिलनाडु और केंद्र सरकार आपस में समझ सके। त्रिभाषा सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाए। भाषा का स्वरूप ऐसा हो जो हमारी सुरक्षा, शांति और भाईचारों तथा एकता को सबल प्रदान करे, जैसे कि सब आदमी इसे आसानी से समझ सके। केंद्र सरकार भाषा से संबंधित कोई भी निर्णय ले तो वह भारत के स्वभाव और स्थिति के अनुकूल हो। सभी मंत्रालय अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग और यूट्यूब जैसी साइटों पर हिंदी का प्रचार दें। हिंदी ही एक ऐसी शालीन और समृद्ध भाषा है जिसका किसी भी क्षेत्रीय भाषा से विरोध नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं एक दूसरे की बहनें हैं। राष्ट्रीय महत्व के कामकाज यदि जनता की भाषा में होगी तो देश का व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगा। हिंदी भाषा हमारी माथे की बिंदी स्वरूप है। किसी से भी जनजीवन की समरसता और संवाद में सहजता का प्रादुर्भाव होगी, दूरियां समाप्त होगी तथा नज़दीकियों का विस्तार होगा। ये थी हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ये सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।